नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं सनोज और आपको हम पढ़ाएंगे हिंदी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, जुड़ जाइए जल्द से जल्द मेरे साथ, ठीक है। और अपनी तैयारी को बेहतर बनाए, ठीक है। आज से आपकी जो क्लासेज हैं स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और मैं आपको एकदम बेसिकली, ठीक है, एकदम बेसिक से लेकर चलूँगा और छोटी सी बातों से लेकर आपको बड़ी सी बातें बताऊँगा, ठीक है। तो इन सब बातों पर गौर फरमाइएगा, ठीक है। आपकी ये पहली क्लास जो है स्टार्ट हो गई है। चलिए चलते हैं हम आपको आपके सेशन की तरफ। और आप देख ही रहे हैं कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, हिंदी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आपका हिंदी लिख भी दिया है, आप देख भी रहे हैं, ठीक है। हिंदी में सबसे पहले बात आती है कि व्याकरण क्या है। व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि व्याकरण क्या है, व्याकरण की परिभाषा क्या है, आप उसका परिभाषा बताइए, ठीक है। तो मेरे भाई, व्याकरण का डेफिनेशन देने से पहले, व्याकरण का परिभाषा बताने से पहले मैं आपको दो चार बातें बताऊंगा, उस पर आप गौर फरमाएगा, ठीक है। ध्यान सुनिएगा। व्याकरण का कोई सटीक परिभाषा नहीं होता है, लेकिन मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ उसको आप देख के इसका परिभाषा बता सकते हैं। क्या है व्याकरण, ध्यान सुनिएगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये क्या है, पहले कि मैंने कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये क्या है, तो मेरे भाई ये आपको बताया थे वर्ण है। ये आपका क्या है, तो ये भी आपका क्या है, वर्ण है। और ये भी आपका क्या है, वर्ण है। जब हम इन्हीं वर्डों को जोड़ते थे तो क्या बनता था, तो मेरे भाई जब हम वर्डों को जोड़ते थे तो ये क्या बनता था, ये हमारा शब्द बनता था। क्या बनता था, ये हमारा शब्द बनता था। यानी कि कमल हमारा क्या हुआ, शब्द हुआ। क्या हुआ, कमल हमारा शब्द कहलाया। ये आप जानते हैं, सभी जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं बताना आपको क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। वर्डों के सार्थक मेल को हमने क्या कहा, शब्द कहा। और शब्दों के सार्थक मेल को हमने क्या कहा, वाक्य कहा। जिसमें कि कमल प्लस लाल प्लस होता और प्लस है, कमल लाल होता है। तो मैंने शब्दों के जोड़ को क्या कहा कि कमल लाल होता है, तो क्या बन जाएगा, कमल लाल होता है आपका बन जाएगा वाक्य। क्या बन जाएगा, कमल लाल होता है आपका क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा। अब हम बताना चाहेंगे इसी से आपका क्या चीज़, व्याकरण का डेफिनेशन कि व्याकरण हम किसे कहेंगे। मैंने तीन चीज़ें आपको बताई। मैंने आपको एक बताया वर्ण बताया, क्या बताया, वर्ण बताया। दूसरा मैंने आपको शब्द बताया और तीसरा मैंने आपको क्या बताया, वाक्य बताया। अब आपसे कोई पूछ ले कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो बताना मेरे भाई कि चाहे कोई भी वर्ण हो, क्या हो, कोई भी वर्ण हो या कोई भी शब्द हो या कोई भी क्या हो, वाक्य हो। यानी कि किसी भी वर्ण को, किसी भी शब्द को या किसी भी वाक्य को शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना ही क्या कहलाता है, हमारा व्याकरण कहलाता है। व्याकरण का कोई सटीक डिफिनेशन नहीं होता है। किसी भी वर्ण हो, किसी भी वर्ण को, शब्द को और वाक्य को शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना ही व्याकरण कहलाता है। आप ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। देखो व्याकरण को, ठीक है, व्याकरण को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। व्याकरण को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। आप याद रखिएगा, जो आपका ये जो व्याकरण है इसको तीन भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। पहला है आपका वर्ण, क्या है, वर्ण होता है। दूसरा है आपका शब्द, क्या होता है, शब्द होता है। और तीसरा है आपका वाक्य, क्या होता है, वाक्य। यानी कि व्याकरण जो होता है तीन प्रकार का ही होता है, वर्ण, शब्द और वाक्य। यानी कि वर्ण, शब्द और वाक्य से ही मिलकर क्या बनता है, व्याकरण बनना होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि आखिर व्याकरण की खोज किसने किया, व्याकरण की खोज किसने किया। तो मैं आपको बता दूं, संस्कृत का जो व्याकरण था उसकी खोज जो किए थे उनका नाम है पाणिनि। क्या नाम है, पाणिनि है, ठीक है। तो पाणिनि का बड़ा ही नाम उल्लेख महत्वपूर्ण है कि व्याकरण का खोज किसने किया, पाणिनि ने किया था। लेकिन किसका किया था, पाणिनि किस व्याकरण की खोज किए थे, तो ये जो किए थे संस्कृत व्याकरण का खोज किए थे। कौन किए थे, संस्कृत व्याकरण का खोज किए थे। कौन किए थे, तो ये मेरे भाई पाणिनि ने किया था। अब बात आती है कि आखिर हिंदी व्याकरण खोज किसने किया था। तो मेरे भाई हिंदी व्याकरण का जो खोज किया था उनका नाम है किशोरीदास वाजपेयी। कौन थे, तो मेरे भाई हिंदी जो व्याकरण की खोज करता थे, कौन थे, हिंदी व्याकरण, क्या है, हिंदी व्याकरण के जो खोज करता है
उनका नाम क्या है मेरे भाई? तो उनका नाम क्या है? आचार्य। क्या नाम है? आचार्य किशोरी दास। कौन है? किशोरी दास कौन है? वाजपेयी। क्या नाम है उनका? किशोरी दास वाजपेयी। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोई पूछे आपसे कि संस्कृत व्याकरण का खोज किसने किया था, तो आप बताएंगे कि वो पाणिनि है, जिनका उल्लेख कहाँ मिलता है? इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, जिस पुस्तक का नाम है, आप पढ़े होंगे, उस पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी नाम है उसका। ठीक है, अष्टाध्यायी उसका नाम है, याद रखिएगा। लेकिन इन्होंने हिंदी व्याकरण खोज किसने किया था? तो आचार्य किशोरी दास कौन है? वाजपेयी। कौन है? आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने किया था। उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक की पुस्तक में, इनकी पुस्तक का भी नाम दिया है, कौन सा है? तो पुस्तक का नाम है उक्ति। क्या नाम है? उक्ति व्यक्ति। क्या नाम है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक पुस्तक में इन्होंने क्या किया था? प्रकरण नामक पुस्तक में इन्होंने हिंदी व्याकरण का खोज किया था। हमने यहाँ पे दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए। संस्कृत व्याकरण खोज किसने किया था? तो आप बताएंगे पाणिनि ने किया था, आचार्य पाणिनि ने किया था। ठीक है, और हिंदी व्याकरण खोज किसने किया था? तो आप बताएंगे आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने किया था। इतना बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे क्या है आपका? अब आगे है कि हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है। मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा सारे महत्वपूर्ण बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन आपका यही रहेगा कि हिंदी व्याकरण का आखिर पाणिनि किसे कहा जाता है। तो जो हिंदी व्याकरण का जो पाणिनि है वो व्यक्ति कौन है? तो आपको बताना है कि हिंदी व्याकरण का जो पाणिनि कहा जाता है, ठीक है, उस व्यक्ति का नाम क्या है। तो मेरे भाई आप बताइएगा कि हिंदी व्याकरण का जो पाणिनि है उस व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति का क्या नाम है? तो उस व्यक्ति का नाम है दामोदर पंडित। क्या नाम है? दामोदर पंडित। यहाँ पे मैंने आपको 3 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। दामोदर पंडित और किशोरी दास वाजपेयी और पाणिनि। क्या बताया है? पाणिनि, दामोदर पंडित और किशोरी दास वाजपेयी। किशोरी दास वाजपेयी हिंदी व्याकरण के क्या हैं? आपके जनक हैं, जबकि पाणिनि जो है, आचार्य पाणिनि जो है, संस्कृत व्याकरण के क्या हैं? जनक हैं। और दामोदर पंडित को हिंदी व्याकरण का पाणिनि माना जाता है। चलिए, इतना बात आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये आपका बार बार जो है ग्रीन वाले को लाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्याकरण को जो है 3 भागों में बांटा गया, आप सभी जानते ही हैं। पहला आपका कौन सा था? तो पहला आपका था आपका वर्ण। क्या था? वर्ण था। दूसरा आपका क्या था? तो दूसरा था आपका शब्द। क्या था? शब्द था। और तीसरा आपका कौन सा था? तो तीसरा आपका था वाक्य। यानी कि व्याकरण को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, वर्ण, शब्द और वाक्य। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? वर्ण, शब्द और वाक्य। हम यहाँ पे वर्ण को विस्तार से पढ़ें। किसको पढ़ेंगे? वर्ण को विस्तार से पढ़ेंगे, और इसका परिभाषा भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? चलिए, मैंने पिछले वीडियो डेमो क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा लिखूंगा कम, लेकिन आपको डेफिनेशन ज़्यादा दूंगा। ठीक है, मौखिक ज़्यादा दूंगा, लिखित कम दूंगा। ठीक है, आप मेरे शब्दों पे गौर फरमाइएगा। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आप सभी जानते हैं। अगर आप चाहें तो इसका एक और डिफिनेशन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? कि वह छोटी से छोटी ध्वनि क्या होता है मेरे भाई? तो आप बताएंगे कि वह छोटी सी छोटी ध्वनि, वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसे हम तोड़कर, ध्वनि जिसे मेरे साथ आप बोलिएगा, जिसे हम और छोटा नहीं कर सकते, और छोटा नहीं कर सकते, और छोटा नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं? कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं?
उसे हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा, यहीं पे ध्यान समझिएगा। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे हम तोड़कर और छोटा नहीं कर सकते, क्या कहते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। ध्यान समझिएगा। जैसे में देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं मेरे दोस्त कि बताइए क क्या है, तो आप बोलेंगे कि क का नाम क्या है? वर्ण है। लेकिन क्या ये वर्ण है? ये वर्ण नहीं है। इससे भी छोटा हो सकता है क्या? हो सकता है। क्या हो सकता है? अगर आप चाहो तो क को तोड़ सकते हो। क्या बनेगा? अर्ध क और प्लस क्या बनेगा? अ। क्या बनेगा? अ। अब क्या इससे छोटा होगा? इससे छोटा नहीं होगा। यानी कि अर्ध माने आधा क और आपके अ क्या है? ये वर्ण है। क्या है? वर्ण है। और हिंदी में वर्णों की संख्या हमने आपको पहले ही बताया था, कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं, याद रखिएगा। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे तोड़ करके आप और छोटा नहीं कर सकते, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है, आप याद रखिएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा। एक और इसका परिभाषा आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं मेरे भाई। इतनी बात आप याद रखिएगा। हम केवल आज बस वर्ण को विस्तार से पढ़ेंगे, ना ही शब्द को, ना ही वाक्य, केवल वर्ण को। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे पेज को ग्रीन करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो वर्ण का आपने डेफिनेशन समझ लिया। ठीक है, हमने आपको बताया। अच्छा, वर्ण को और किस किस नाम से जानते हैं? तो मेरे भाई याद रखिएगा, वर्ण को हम ध्वनि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ध्वनि भी कह सकते हैं, साउंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? साउंड भी कह सकते हैं। इसको आप आवाज़ भी कह लीजिए, आवाज़ भी कह सकते हैं। इसको हम वर्ण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वर्ण को हम ध्वनि कह सकते हैं, साउंड कह सकते हैं, आवाज़ कह सकते हैं। ये वर्ण का क्या होगा? एक कई इसके नाम हो जाएंगे। इतनी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। मैंने आपको पहले ही क्या कर दिया? बता दिया। एक चीज़ है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है, मैं बारीकी से बताना चाहूँगा। कई बार पूछा है कि आप बताइए क्या अक्षर अलग होता है और वर्ण अलग होते हैं? बस थोड़ा सा अंतर है इनमें। क्या है? बस थोड़ा सा इनमें अंतर है। वर्ण अलग होते हैं, अक्षर अलग होते हैं। कैसे? मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए वर्णों के, ठीक है, वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, आप क्या बताएंगे? अक्षर किसे कहेंगे? तो आप बताइएगा कि स्वर सहित क्या होते हैं? स्वर सहित वर्ण, स्वर सहित, ध्यान रखिएगा, हम आपको बताना क्या चाहते हैं। स्वर सहित वर्ण जो होते हैं आपके अक्षर कहलाते हैं। स्वर सहित वर्ण अक्षर कहलाते हैं। अभी स्वर सहित क्या है आपको मैं अभी बताऊंगा। स्वर सहित वर्ण अक्षर कहलाते हैं। स्वर सहित वर्ण क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। कैसे? ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए कि क्या है, मान लीजिए कि ये आपका क्या है? ये आपका ख है। क्या है? ख है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका? ये आपका बनेगा अर्ध ख और प्लस क्या बनेगा? अ बनेगा। हम क्या कहेंगे? ख तो आपका व्यंजन है, आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि हम क ख को व्यंजन कहते हैं और आ को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ध्यान समझिएगा हम कहना क्या चाहते हैं मेरे भाई। जब भी किसी वर्ण में अगर स्वर जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसका ही हम नाम देंगे। क्या नाम देंगे? तो उसका हम नाम देंगे अक्षर। क्या नाम देंगे? अक्षर। क्या नाम देंगे? अक्षर। यानी कि ख एक क्या है? ख एक अक्षर है। लेकिन हम आपसे कह दें कि केवल अर्ध ख क्या है, तो आप बताना कि ये वर्ण है। क्या है? ये वर्ण है। और केवल अ क्या है, तो आप बताना कि ये भी क्या है? वर्ण है। मतलब कि अगर स्वर सहित माने उसमें स्वर भी जुड़ा है तो उस स्वर उसमें अगर है तो उसे हम अक्षर कहेंगे। अगर उसमें स्वर नहीं है तो उसे ही हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। अगर मैं ख के नीचे हलंत लगा दिया, इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये वर्ण है। अगर मैं क के नीचे
हलंत लगा दिया मतलब मैंने इसमें से स्वर को निकाल दिया। इसका मतलब ये क्या है, वर्ण है। मैंने ग के नीचे हलंत लगा दिया, इसका मतलब इसमें से स्वर को निकाल दिया, तो ये भी क्या है, वर्ण है। बस इतना ही सा अंतर है कि अगर हम व्यंजन वर्णों में से स्वर को अलग कर दे तो जो भी बचेगा वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। अगर हम उन व्यंजन वर्णों में स्वर को शामिल कर दें तो वही हमारा क्या बन जाता है, अक्षर बन जाता है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं मेरे दोस्त, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं कि अक्षर किसे कहते हैं और वर्ण किसे कहते हैं। क्लियर हो गया होगा, क्या होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं और दूसरा पेज लेते हैं, ठीक है, दूसरा पेज लेते हैं आपके लिए। आगे चलते हैं, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार और पूछता है, क्या ध्वनि और वर्ण में भी अंतर है? आप बताइए, क्या ध्वनि और वर्ण में भी अंतर होता है? कई बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि आप बता दीजिए कि क्या ध्वनि और वर्ण में भी अंतर होता है। एकदम वो अंतर होता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ध्वनि और वर्ण में अंतर, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ध्वनि और वर्ण में अंतर। देखिए आपका जो सिलेबस है वो तो पूरा मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन छोटी से छोटी बातों पर मैं ध्यान आपको देके चलूंगा, क्योंकि उस पर ध्यान फरमाना है, ठीक है, उसी से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो क्वेश्चन है, क्या ध्वनि और वर्ण में भी अंतर होते हैं? अवश्य होते हैं। क्या क्या अंतर होते हैं? तो ध्वनि और वर्ण में अंतर हमारा क्या रहेगा, ये डेफिनेशन रहेगा, ध्वनि और वर्ण में अंतर। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है? क्या दोनों एक तो है, लेकिन कैसे एक है और अलग है, तो कैसे अलग है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि आपका ध्वनि क्या है, क्या है ध्वनि, क्या है, क्या मैं आपसे बोलूं कि ध्वनि क्या है? देखिए जब भी हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है, यानी क्या कहलाती है, ध्वनि। अर्थात भाषा की जो मौखिक इकाई होती है, क्या होती है, मौखिक इकाई, जिसे हम बोलते हैं। भाषा की क्या होती है, भाषा की जो मौखिक इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, तो उसे ही हम कहते हैं ध्वनि। याद रखिएगा, भाषा की जो मौखिक इकाई होती है उसे हम ध्वनि कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो भाषा की मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। मौखिक इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। बस थोड़ा सा अंतर है, नहीं तो किसी ना किसी जगह पे सेम ही होते हैं, ध्वनि और वर्ण एक ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग इनका डेफिनेशन है कि जो चीज़ हम बोलते हैं, जो भाषा बोलते हैं, उसकी जो छोटे छोटे क्या हैं, वर्ण हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ध्वनि कहेंगे। यानी कि भाषा की जो मौखिक इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। लेकिन वर्ण किसे कहेंगे, तो वर्ण का परिभाषा है कि भाषा की, याद रखिएगा, भाषा की जो लिखित इकाई है, हमने मान ली क को लिख दिया तो लिखित इकाई को क्या कहेंगे, हम वर्ण कहेंगे। भाषा की लिखित इकाई को, भाषा की लिखित इकाई को हम क्या कहते हैं, तो भाषा की लिखित इकाई को हम क्या कहेंगे, वर्ण कहते हैं। दोनों तो कहीं ना कहीं एक ही हैं, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है, वही अंतर स्पष्ट करना है कि भाषा की लिखित इकाई को हम वर्ण कहते हैं और मौखिक इकाई को हम क्या कहते हैं, मौखिक इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। कहीं ना कहीं ध्वनि, वर्ण, साउंड सबके सब एक ही हैं, लेकिन रीजन बस यही है कि जब हम बोलते हैं तो वो ध्वनि होती है, और भाषा की जो मौखिक, बोलना यानी कि मौखिक, तो भाषा की जो मौखिक इकाई होती है उसे ध्वनि कहते हैं, और जो हम लिखते हैं वो क्या होता है, वर्ण होते हैं। यानी कि भाषा की लिखित इकाई को हम वर्ण कहते हैं। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। तो मेरे भाई यही है आपका ध्वनि और वर्ण में अंतर। क्या है, ध्वनि और वर्ण में अंतर, यही दो बातें हैं। ध्वनि क्या है, तो भाषा की मौखिक, जो हम बोलते हैं मौखिक इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। वर्ण क्या है, तो भाषा की लिखित इकाई, जिसे हम लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इतनी अगर बात समझ में आई हुई तो हम आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए
आगे देखते हैं। एक चीज़ और बार बार क्वेश्चन में तंग करता है कि यार वर्णमाला किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं। ध्यान समझिएगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। कई बार पूछा है क्वेश्चन में कि वर्णमाला किसे कहते हैं। आप राइटिंग हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मेरी बातों पर गौर फरमाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए, अगर आप क ख पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं, ठीक है, या आप डी अंक को पढ़ते हैं, 1 2 3 पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक क्रम बनाया गया है। एक के बाद 2, 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, वैसे ही एक के बाद BCD ऐसे आएगा। सेम वैसे ही क के बाद क्या आएगा? ख आएगा, ख के बाद ग आएगा। यानी कि उनका ना कोई क्रम बनाया गया है। यानी कि वर्णों के क्रम को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक क्रम को ही हम क्या कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक क्रम को ही हम वर्णमाला कहते हैं। क्रम को ही मेरे भाई हम क्या कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। या आप याद रखिएगा, ठीक है। वर्णों के सार्थक क्रम को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इतनी बात आप याद रखिएगा। चलिए, तो ये आपका वर्णमाला से भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है। वर्णों के सार्थक क्रम को क्या कहते हैं हम? वर्णों के सार्थक क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। कि क के बाद ख आएगा, ग के बाद घ आएगा, एक ना कोई सिस्टम बना है, क्रम बना है। तो वर्णों के सार्थक क्रम को हम क्या कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक क्रम को ही हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं व्यवस्थित भी आपको लिखेगा, ठीक है, यानी कि व्यवस्थित ढंग को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी में आपको पता ही है वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है, 52 है। मैंने कई बार आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। अगला क्या है? अब हम पढ़ेंगे वर्णों का वर्गीकरण, यानी कि वर्णों को कितने भाग में बांटा गया है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही बता दे रहा हूँ कि मेरे भाई जो वर्ण होते हैं, वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आप ध्यान से समझिएगा। होते हैं, वर्ण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है स्वर वर्ण। क्या होता है? स्वर वर्ण। दूसरा क्या होता है मेरे भाई? दूसरा जो होता है व्यंजन वर्ण। क्या होता है? दूसरा का नाम है व्यंजन वर्ण। और तीसरा का नाम है आयोगवाह वर्ण। क्या होता है? आयोगवाह वर्ण। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि वर्ण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और आयोगवाह वर्ण। अब देखिए को हम विस्तार से समझ लेते हैं, ठीक है। पहला आपका क्या दिया है? तो पहला आपका दिया है स्वर वर्ण। क्या दिया है? स्वर वर्ण दिया है। ध्यान से समझिएगा। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा है। डेफिनेशन लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, बस मेरी बातों को आप समझिएगा, सुनिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। स्वर वर्ण वाला क्या है? स्वर वर्ण। आपसे मैं अगर पूछूं कि ये क्या है तो आप बताएंगे कि ये तो क है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये क्या है तो आप बताएंगे ये अ है। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ मेरे भाई ये क्या है तो आप कहेंगे क है, और ये क्या है? अ है। हम कहेंगे इस क को तोड़ो तो आप तोड़ोगे क को, तो कैसे तोड़ोगे? अर्ध क, और क के नीचे क्या लगाएंगे? हलंत, और प्लस क्या लगाएंगे? अ। क्या लगाएंगे? अ। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या इसी प्रकार अ को भी तोड़ सकते हो, चलो तोड़ देते हैं। टूटेगा तो नहीं लेकिन तोड़ देते हैं। अर्ध अ प्लस अ। तोड़ सकते हो ना जी? तोड़ सकते हो। यहाँ से हमको एक चीज मिलेगा। क्या मिलेगा? क को हम बचपन से व्यंजन वर्ण कहते आए हैं। कहते आए कि नहीं आए हैं? कहते आए हैं। और आ को हम स्वर कहते आए हैं। कहते आए कि नहीं आए हैं? कहते आए हैं। अगर यहाँ देखें तो अ हमारा क्या है? स्वर है। यहाँ भी अ हमारा क्या है? स्वर है। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि अ जिसका नाम हम स्वर लेते हैं और क जिसका नाम हम व्यंजन लेते हैं, तो व्यंजन को लिखने के लिए हम देखते हैं, यानी कि क को लिखने के लिए
अ यानी कि स्वर की सहायता ली जा रही है। क एक क्या है? व्यंजन है, इसको लिखने के लिए स्वर की सहायता ली जा रही है। लेकिन अ जो कि एक स्वर है, इसको लिखने के लिए स्वर ही यानी कि स्वर की ही सहायता ली जा रही है। यानी कि क्या है? स्वर वर्ण जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, इनको लिखने के लिए कोई व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जा रही है। तो वे वर्ण जिनको लिखने के लिए या बोलने के लिए व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो मेरे भाई, उन्हें ही हम कहते हैं स्वर वर्ण। क्या कहते हैं? उन्हें ही हम स्वर वर्ण कहते हैं। इतनी बात समझ चुके होंगे। और स्वर वर्ण जो होते हैं, स्वर वर्ण जो होते हैं क्या होते हैं? तो स्वर वर्ण जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वर वर्ण जो होते हैं, स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं। आप इतनी बात याद रखिएगा, ठीक है? स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इनको लिखने के लिए व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। इनको लिखने के लिए किसकी सहायता नहीं ली जाती है? तो व्यंजन वर्ण की। इनको लिखने के लिए व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। याद रखिएगा, व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, नहीं ली जाती है। याद रखिएगा, ठीक है? तो आप इतना सब समझ गए कि स्वर वर्ण जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, इनको लिखने के लिए व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। एक आपसे क्वेश्चन पर पूछेगा कि आप बता दीजिए कि हिंदी में स्वर वर्ण कितने होते हैं। तो आप बताइएगा कि हिंदी में जो स्वर वर्ण होते हैं मेरे भाई, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। आप याद रखिएगा, ठीक है? 11 होती है, ठीक है? और परिभाषा मैंने आपको बता दिया कि वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, जिनको लिखने के लिए व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण हिंदी में कितने होते हैं? 11 होते हैं। क्या होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन होते हैं मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कौन कौन होते हैं स्वर वर्ण हमारे। तो देखिए यहाँ पे एक तो अ होता है, छोटी, बड़ी और छोटा ऊ होता है, एक बड़ा ऊ होता है, ए होता है, ऐ होता है, ठीक है? उसके बाद री होता है। कौन होता है? री होता है, ओ होता है और औ होता है। कौन सा होता है? औ होता है। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11, ठीक है? ओ एक आय हमने छोड़े, ठीक है? कौन सा? आ। एक हमने यहाँ पे आ छोड़ रखा है, आ। क्या होगा? आ। तो आ छोटी बड़ी छोटाऊँ बड़ाऊँ, ए आई री, ठीक है? ओ और औ। तो ये आपको क्या होता है? टोटल 11 आपके क्या होते हैं? स्वर वर्ण होते हैं। इस बात में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्वर वर्ण क्या है? तो वे वर्ण जिनको बोलने के लिए व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, ठीक है? वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। हमने बताया आपको अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ और औ। टोटल कितने हो गए आपके? टोटल आपके 11 हो गए, ठीक है? याद रखिएगा। अब आइए हम स्वर वर्णों को भी विस्तार से पढ़ लेते हैं कि कितने टाइप के बनते हैं आपके स्वर वर्ण, ठीक है? कितने प्रकार के आपके बनते हैं स्वर वर्ण, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? स्वर वर्णों का हम वर्गीकरण करेंगे, अर्थात देखेंगे हम स्वर वर्ण कितने टाइप से पढ़ सकते हैं, इनका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो स्वर वर्णों का वर्गीकरण क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्वर वर्णों का वर्गीकरण, यानी कि इनको कितने भागों में बांटा गया है या आप कितने टाइप से इनको आप पढ़ सकते हो। वही हमने हेडिंग क्या बनाया कि स्वर वर्णों का वर्गीकरण। अगर मैं आपको बताऊं कि स्वर वर्णों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, तो आप बताना कि मुख्य रूप से तीन या 4 प्रकार से ही होगा, ठीक है? पहला क्या है? तो पहला होता है आपका मात्रा के आधार पे। क्या होगा? मात्रा के आधार पे। तो हम स्वर वर्णों को पहले पढ़ेंगे किसके आधार पे? मात्रा के आधार पे पढ़ेंगे। दूसरा हमको क्या पढ़ेंगे? इनको दूसरा का हम पढ़ेंगे जीभ प्रयत्न के आधार पे। क्या पढ़ेंगे?
जीभवा यानी कि जीभ प्रयत्न, क्या पढ़ेंगे, प्रयत्न के आधार पे पढ़ेंगे, प्रयत्न के आधार पर पढ़ेंगे। और तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे किसके आधार पे, उच्चारण के आधार पे। किसके पढ़ेंगे, उच्चारण के आधार पर। और बस यही हम 3-4 तरह से क्या करेंगे, हम स्वर वर्णों को पढ़ेंगे। मात्रा के आधार पे, जीभ प्रयत्न के आधार पे, उच्चारण के आधार पे। एक और होता है आपका, ठीक है, मुख बीवर के आधार पे। किसके आधार पे, मुख बीवर। अब बीवर क्या होता है, बीवर मतलब होता है मुख का खुलना। क्या होता है, मुंह का खुलना। क्या होता है मेरे भाई, मुंह का खुलना। तो हम पढ़ेंगे मुख बीवर के आधार पर, यानी कि 4 तरह से हम जो हैं इन स्वर वर्णों को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, पहला है मात्रा के आधार पे। आखिर मात्रा के आधार पे स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आइए देखते हैं, क्या है आपका क्या है, स्वर वर्ण। क्या है, स्वर वर्ण। स्वर में किसका प्रकार पढ़ा है, मात्रा के आधार पे। किसके आधार पे, मात्रा के आधार पे। पहला क्या था आपका, मात्रा के आधार पे। और मात्रा के आधार पे जो स्वर वर्ण होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, मैं आपको बता दूं कि मात्रा के आधार पर जो स्वर वर्ण होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। और पहला जो आपका होता है वह होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है, ह्रस्व स्वर होता है, याद रखिएगा। पहला का नाम क्या है, ह्रस्व स्वर। दूसरा क्या होता है, दूसरा का नाम है दीर्घ स्वर। क्या नाम है, दूसरे का नाम है दीर्घ स्वर। और तीसरे का नाम क्या है, तीसरे का नाम है प्लुत स्वर। क्या नाम है, प्लुत स्वर नाम है। यानी कि हम मात्रा के आधार पे स्वरों को 3 तरह से पढ़ेंगे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। मात्रा के आधार पर चलिए आपने बता दिया कि 3 तरह के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। अब किसे कहते हैं ह्रस्व स्वर, किसे कहेंगे दीर्घ और किसे कहेंगे प्लुत, इसके बारे में तो बताइए। चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए ह्रस्व क्या है, वे स्वर वर्ण जिनका मुख से उच्चारण करने में, अगर मान लीजिए कोई आप स्वर वर्ण बोल रहे हैं, आ को स्वर वर्ण कहते हैं, बचपन से आप जानते हैं। तो वे स्वर वर्ण जिनको मुख से बोलने में मात्र एक मात्रा का समय लगे उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। एक बार और सुनिए, वे स्वर वर्ण जिनका मुख से उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। और इसकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है, इसकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4। कौन कौन, एक होता है आपका अ, एक होता है आपका ई, और एक होता है छोटा ऊ, और चौथा क्या होता है आपका, चौथा आपका होता है री। यानी कि अ, ई, उ और री। इसका एक और परिभाषा होता है कि वे स्वर वर्ण जिनको मुख से बोलने में सबसे कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है, अ, ई, उ और री। आप भी बोलकर देखिए ना, आयूरी, आयूरी, आयूरी। जल्दी से नहीं बोल रहे हैं, बोल दे रहे हैं। यानी कि जिनको बोलने में सबसे कम मात्रा का समय लगे उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, अ, ई, उ और री। चलिए अगला है दीर्घ। आपने पढ़ा होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु मतलब छोटे प्रश्न, दीर्घ मतलब बड़े प्रश्न। यानी कि ह्रस्व स्वर क्या, थोड़ा बड़ा। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा। वे स्वर वर्ण जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगे। ह्रस्व स्वर को बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो मेरे भाई इनकी संख्या जो होती है 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। एक बार और सुनिए, वे स्वर वर्ण जिनको मुख से बोलने में 2 मात्रा का समय लगे और ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। कौन होती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो होता है आपका आ। क्या होगा, आ। अच्छा आप बोल कर देखिए, अ, आ। किसको बोलने में ज़्यादा समय लगा, आ को, यानी कि क्या होगा, दीर्घ होगा। एक बोल कर देखिए छोटी बड़ी, यानी कि बड़ी भी क्या होगा आपका, दीर्घ स्वर होगा। एक होगा आपका बड़ा ऊ। क्या होगा, बड़ा ऊ। और क्या होगा, ए होगा। और क्या होगा,
ए होगा, और क्या होगा, ओ होगा, और सातवां क्या होगा आपका, औ होगा। काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। आ, बड़ी, बड़ाऊं, ए, आए, ओ और औ, इस सबके जो सातों के साथ हैं क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। क्या होते हैं ये, तो मेरे भाई ये जो होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। तीसरा आपका है प्लुत स्वर। क्या है, प्लुत स्वर। ध्यान से सुनिएगा, ह्रस्व स्वर को बोलने में 1 मात्रा का समय लगे, दीर्घ स्वर को बोलने में 2 मात्रा का समय लगे, तो प्लुत स्वर को बोलने में 3 मात्रा का समय लगेगा। जैसे में देखिए, जैसे में ओम, 1 2 और एक क्या हो गया ये 3। अगर आप ये ओम का सिंबल है, इसमें 3 मात्राएं छिपी है, एक तो चंद्रबिंदी, एक छोटा ऊ और एक ये बड़ा ऊ। ठीक है, अगर आप चाहें हिंदी में ओम लिखना तो कैसे लिखेंगे, ओम, ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओम। और आप भी बोल कर देखिए ना मेरे भाई, ओम, क्या है, ओम। तो कैसा, 3 मात्रा का समय लग रहा है ना, अवश्य लग रहा है। तो जिनको बोलने में 3 मात्रा का समय लगे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। अब जो बात बताएंगे एकदम मजेदार बात बताएंगे, दुनिया में कोई नहीं बताएगा। बहुत बताएंगे लेकिन हम भी बताएंगे। ठीक है, ये नहीं कह रहे कि दुनिया में आप लोग नहीं बताएंगे लेकिन हम भी बताने जा रहे हैं। क्या, प्लुत स्वर। क्या है, प्लुत स्वर। अक्सर जो प्लुत स्वर होता है ना मेरे भाई, प्लुत स्वर का प्रयोग नाटक में, रंगमंच पर जोकर लोग जनता को हंसाने के लिए, और गायक जो होता है ना पहले पहले आलाप लेने के लिए करता है। अब ये आलाप क्या है, ध्यान से समझिएगा। आप जब भी देखे होंगे कोई प्रोग्राम हो, कोई आपका कोई भी आप देखे होंगे कहीं भी, कोई गायक लोग आते हैं जाते हैं, जैसे ही गायक माइक पकड़ेगा तो क्या कहता है, पहले ऐसे करेगा यानी कि वो अपना थोड़ा रिदम उठाएगा, ई है कि नहीं है। तो जो आ करता है, आ ओ करता है, वो उसको भले ही नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सबका सब किसका कर रहा है, प्लुत स्वर का प्रयोग कर रहा है। क्या कर रहा है, प्लुत स्वर का प्रयोग कर रहा है। यानी अ, इस डबल एस का मतलब कि अ की बार बार क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। जोकर जो होता है जनता को हंसाने के लिए क्या करता है, ऐसे करता है, ई ऊ ओ, यानी कि वो हंसा रहा है। उसको भले ही पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्या कर रहा है, वो जो है प्लुत स्वर का प्रयोग कर रहा है। किसका कर रहा है, प्लुत स्वर का प्रयोग कर रहा है। तो आप याद रखिएगा, जोकर हो या गायक हो, प्लुत स्वर का प्रयोग अक्सर आलाप लेने और जनता को हंसाने के लिए करते हैं। और परिभाषा होता है कि वे स्वर वर्ण जिसको बोलने में 3 मात्रा का समय लगे उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो मात्रा के आधार पे स्वर वर्ण 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर मैंने आपके सामने लिख दिया है, आप ध्यान से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे है आपका क्या चीज़, आगे है आपका अगला क्या है, तो अगला है आपका समानता के आधार पे हम क्या पढ़ेंगे, तो स्वर वर्णों को अगला हम पढ़ेंगे समानता के आधार पे। और समानता के आधार पे जो स्वर वर्ण होते हैं ना मेरे भाई, किसके आधार पे, समानता के आधार पे जो स्वर वर्ण होते हैं तो वो भी कितने प्रकार के होते हैं, समानता के आधार पे जो स्वर वर्ण होते, समानता के आधार पर स्वर वर्ण जो होते हैं 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन, तो एक जो आपके होंगे सजातीय स्वर वर्ण। क्या होंगे, सजातीय स्वर वर्ण। और दूसरा क्या होंगे, दूसरा जो आपके होंगे विजातीय स्वर वर्ण। क्या होंगे, विजातीय स्वर वर्ण। अब ध्यान समझिएगा, हमने तो पहले पढ़ा मात्रा के आधार पे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब हम क्या पढ़ेंगे, समानता के आधार पे। क्या पढ़ेंगे समानता के आधार पे, तो समानता के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। क्या पढ़ेंगे भैया, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर पढ़ेंगे। अब ध्यान से समझिएगा हम कहना क्या चाहते हैं। अब ये सजातीय स्वर क्या होते हैं और विजातीय स्वर क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। सजातीय स्वर क्या होते हैं कि वे स्वर वर्ण जो एक ही प्रकार के स्वर से क्या हो, मिलकर बने हो, उन्हें हम सजातीय स्वर कहेंगे। जैसे में देखो अभी आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे में देखो अभी आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आप बोलो कि आ क्या है, आ, तो आप ही बता दो आ किससे मिलके बना है। आप बोलोगे आ जो बना है अ प्लस अ से मिलके बना है। बना है कि नहीं बना है, बिल्कुल बना है।
अ दोनों के दोनों क्या है, समान है कि नहीं है। तो जो आ होगा कैसा स्वर वर्ण होगा, सजातीय स्वर वर्ण होगा। हम आपसे बोल दें कि भैया बता दो जो बड़ी ई है ये कैसा वर्ण है, आप बोलोगे सजातीय वर्ण। क्यों है, क्योंकि जो है छोटी ई प्लस किससे मिलके बना है, छोटी ई से मिलके बना है। छोटी ई भी समान, छोटी ई भी समान, दोनों के दोनों क्या है, समान है, बड़ी ई बना है, यानी बड़ी ई भी क्या होगी, सजातीय वर्ण। मैं आपसे पूछ दूं बड़ा ऊ बता दो भैया किससे मिलके बना है, आप बोलेंगे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, यानी कि दोनों छोटा ऊ से मिलकर क्या बना, बड़ा ऊ। तो हम देखते हैं कि समान समान वर्णों से मिलके बने स्वर को क्या कहेंगे, सजातीय स्वर वर्ण कहेंगे। ठीक है। अब विजातीय क्या होंगे, तो विजातीय क्या होंगे, तो विजातीय स्वर वर्ण वे होंगे जिनका निर्माण अलग अलग स्वर वर्णों से बना होगा। जैसे मैं आपको बोलूं ए, क्या बोलूं, ए, तो ए जो बनता है ना अ प्लस क्या बनेगा, अ प्लस छोटी या बड़ी कुछ भी ले लो ई से बनेगा, क्या बनेगा, अ प्लस ई से। तो आप ही बताओ अ और ई समान है क्या, नहीं है, अ और ई अलग अलग है, यानी कि जो अ और ई से मिलके ए बना है, ए क्या हो जाएगा, विजातीय स्वर। क्या हो जाएगा, विजातीय, माने कि एक जात वाला नहीं है, दूसरे जात वाला है। अगला देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं, क्या मैं आपसे बोलूं ओ, क्या है ओ, तो ओ किससे बनता है, तो ओ बनता है आपका किससे, ओ अ प्लस छोटा ऊ से, किससे बनता है, अ प्लस छोटा ऊ से। आप ही बताओ अ और ऊ समान समान वर्ण है क्या, एकदम बिल्कुल नहीं है, यानी कि जो आपका ओ हुआ ए हुआ ये आपके क्या है, विजातीय स्वर वर्ण है। ठीक है। वैसे ही आपका ओ हो गया, औ हो गया, क्या हो गया, औ हो गया, और आपके कौन से हैं, आय जो हैं, ये चारों के क्या हैं, आपके विजातीय स्वर वर्ण हैं। क्या है, ये चारों के चारों आपके विजातीय स्वर वर्ण है। इतनी आप बात याद रखिएगा। ठीक है। तो समान समान वर्णों से मिलकर बने स्वर वर्ण को हम क्या कहते हैं, सजातीय कहते हैं, और असमान स्वर वर्णों से मिलकर बने हम स्वर वर्ण क्या कहते हैं, विजातीय स्वर वर्ण कहते हैं। तो दूसरा हमने टाइप पढ़ लिया, क्या चीज, समानता के आधार पर। अगला हम स्वर वर्ण का टाइप क्या पढ़ेंगे, अगला हम स्वर वर्ण का टाइप पढ़ेंगे आपका मुख खुलने के आधार पर या मुख बीवर के आधार पर। बीवर मतलब क्या होता है, खुलना। अगला हम क्या पढ़ेंगे, स्वर वर्णों का प्रकार, अगला हम पढ़ेंगे स्वर वर्णों का प्रकार मुख बीवर के आधार पर। किसके आधार पे, तो मुख बीवर। अब कोई पूछो हमसे कि बीवर क्या होता है, तो बीवर मतलब होता है खुलने के आधार पर। किसके आधार पर, खुलने के आधार पर, अर्थात मुख खुलने के आधार पर। मेरे भाई मुख खुलने के आधार पर जो स्वर वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख बीवर यानी कि मुख खुलने के आधार पर स्वर वर्ण जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन होते हैं मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। पहला जो होता है उसका नाम है विवृत स्वर। क्या नाम है, विवृत। क्या नाम है भैया, विवृत स्वर। दूसरा का नाम क्या है, दूसरा का नाम है अर्ध विवृत स्वर। क्या नाम है, अर्ध विवृत स्वर। क्या नाम है, अर्ध विवृत स्वर। तीसरे का नाम क्या है, तो तीसरे का नाम है समवृत स्वर। क्या नाम है, समवृत स्वर। चौथे का नाम क्या है, चौथे का नाम है आपका अर्ध समवृत स्वर। क्या नाम है, अर्ध। ये पीला से लिख दे रहे ताकि एक मैचिंग में हो जाए। ठीक है, अच्छा दिखे। एक का नाम है समवृत, क्या नाम है, समवृत स्वर, और चौथे का नाम क्या है, अर्ध समवृत स्वर। अर्ध, अर्ध क्या है आपका, अर्ध, ये आपका अर्ध है समवृत स्वर। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सोचिएगा मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। पहला है विवृत स्वर, दूसरा है अर्ध विवृत स्वर, तीसरा है समवृत स्वर, और चौथा है अर्ध समवृत स्वर। यानी कि मुख बीवर के आधार पर मुख कितना खुल रहा है, कितना बंद हो रहा है, इसके आधार पर भी स्वर वर्णों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, समवृत, अर्ध समवृत, विवृत और अर्ध विवृत। अब किसे कहते हैं विवृत, ध्यान से समझिएगा, किसे कहते हैं विवृत, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, वे स्वर वर्ण विवृत किसे कहेंगे, पहला क्या है आपका विवृत स्वर, किसे कहेंगे, तो
तो वे स्वर वर्ण जिसका मुख से उच्चारण करने यानी कि बोलने में आपका मुंह क्या हो, पूरा खुल जाए। क्या हो जाए, मुंह आपका पूरा खुले। आप यहाँ पे लिखिएगा जरा एक चीज नोट, क्या हो, मुंह जो है आपका क्या हो, मुंह पूरा खुले। क्या हो, मुंह पूरा खुले, उसे हम क्या कहेंगे, तो मेरे भाई उसे हम कहेंगे विपरीत स्वर। और आप ही बोल कर देखो, आप भी बोल कर देखो कि किसको बोलने में मुंह आपका पूरा खुल रहा है। मैं आपसे बोलूं कि आ, क्या है, आ को बोलने में आपका मुंह क्या है, पूरा खुल रहा है। इसका मतलब कि जो आ स्वर वर्ण है कैसा है आपका विपरीत स्वर वर्ण है। क्या है, विपरीत स्वर है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, एकदम क्लियर हुई। ठीक है, अगला क्या है, अगला है अर्ध विपरीत स्वर वर्ण। देखो विपरीत स्वर मतलब मुंह पूरा खुले, अर्ध संमित मतलब मुंह आधा खुले। अर्ध माने आधा, अर्ध माने आधा। तो वे स्वर वर्ण जिनका मुख से उच्चारण करने में मुंह क्या खुले, आधा खुले, उसे हम अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, इसमें क्या होता है, मुंह जो होता है आधा खुलता है। क्या होता है, आधा खुले। जिस स्वर वर्ण को मुख से बोलने में मुख आधा खुले उसे हम अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कौन कौन है, ये कौन कौन होते हैं अर्ध विपरीत स्वर, अ, ए और ओ। बोल कर देखो ना, अ, ए, औ। क्या है, अ, ए, औ। तो कौन कौन हो जाएगा आपके, अ, ए, औ। क्या होंगे, अ, ए, औ। आप भी बोल कर देखो, अ, ए, औ। आपका मुंह क्या हो रहा है, आधा खुल रहा है। तो जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने का मुंह आधा खुले उन्हें हम अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्या है, समवृत स्वर। क्या है, समवृत स्वर। इसका परिभाषा क्या होता है, तो इसका परिभाषा होता है कि वे स्वर वर्ण जिनका मुख से बोलने में मुख क्या हो, पूरा एकदम बंद हो। क्या हो, पूरा मुंह क्या हो, मुंह बंद हो। क्या हो मेरे भाई, मुंह पूरा क्या हो, तो मुंह पूरा जो हो बंद हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं समवृत स्वर। अब कौन कौन से स्वर वर्ण हैं 11 में से जिसे आप मुंह बंद करके बोल सकते हैं। चलिए मुंह बंद करते हैं, बोले हम ई उ। क्या है, ई उ। दांत को सटा दीजिए और बोलिए, क्या क्या बोल पाए आप, बोल पाए आप क्या चीज, तो ई और उ यानी कि कौन कौन से वर्ण होंगे आपके, तो आपका एक तो छोटी ई होगा, दूसरा आपका बड़ी ई होगा, उसके बाद छोटा ऊ होगा, और कौन होगा, बड़ा ऊ होगा। यानी कि 4 जो होते हैं समवृत स्वर होते हैं। परिभाषा क्या होता है कि वे स्वर जिनको बोलने में मुंह पूरा क्या हो, बंद हो। बंद करके देखो, दांत सटा दो, सटा दे दांत, हम सटा दिए, ई उ उ। आप दांतों को सटा गए यानी कि मुंह को पूरा बंद करके भी आप ई और उ को बोल सकते हैं। यानी कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटाऊ और बड़ाऊ को बोल सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटाऊ और जो क्या है बड़ाऊ है, छोटी और जो बड़ी है आपके समवृत स्वर कहलाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला है अर्ध समवृत स्वर। अर्ध समवृत स्वर क्या है, तो वे स्वर वर्ण जिनको बोलने में मुख आधा खुला हो, इनको बोलने में मुख पूरा बंद हो, इनको बोलने में मुख क्या हो, आधा खुला हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो जिनको बोलने में मुख क्या हो, आधा खुला नहीं, सॉरी, आधा बंद हो। क्या हो, एक में तो पूरा बंद हो और एक में क्या हो आधा खुला हो, उसे हम क्या कहेंगे, आधा बंद हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अर्ध समवृत स्वर। और आप ही बता दो कि हमने यहाँ पे छोटी बड़ी छोटाओं को ले लिया, अ ए ओ को ले लिया, तो बचा कौन, तो बचा है आपका ए, और एक और कौन बचा है, ओ बचा है। यानी कि ए ओ, ए दांत को सटाओ, हल्का सटाओ ना, हल्का सा दांत को सटाओ, ए ओ, यानी कि ए और जो ओ है आपका अर्ध समवृत स्वर होता है। तो मेरे भाई मैंने स्वर वर्णों को मुख विवर यानी कि मुख के खुलने बंद होने के आधार पर भी पढ़ा दिया, जो 4 तरह के होते हैं, विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर, समवृत स्वर और अर्ध समवृत स्वर, जो आपके सामने हैं आप देख सकते हैं। विपरीत स्वर क्या है, जिनमें मुंह पूरा खुले, जैसे में कि आ जो है विपरीत स्वर है,
अर्धविभक्त स्वर क्या है? जिसका उच्चारण में मुंह क्या हो? आधा खुले, उसे हम अर्धविभक्त स्वर कहते हैं। ये 3 होते हैं, अ, आए, औ। और संवृत क्या होते हैं? जिनको बोलने मुख पूरा बंद होता है, इनकी संख्या 4 होती है, छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ। और अर्ध संवृत स्वर क्या है? तो वे स्वर जिनको बोलने में मुंह क्या होता है? आधा बंद होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 2 है, ए और ओ। तो आई होप कि आपको यह भी बात समझ में आ गई होगी, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है? आगे चलते हैं। अगला आपका स्वरवर्ण हम किस पे पढ़ेंगे? तो अगला हम स्वरवर्ण पढ़ेंगे आपके कौन सा किसके आधार पे? तो अब अगला पढ़ेंगे हम जिह्वा के आधार पे। किसके आधार पढ़ेंगे? तो जीभ के आधार पे, ठीक है। जिह्वा के आधार पे। किसके आधार पे? जिह्वा के आधार पे, ठीक है। यहाँ पे जिह्वा नहीं होता है, जिह्वा होता है। क्या होता है? जिह्वा के आधार पे। जिह्वा मतलब, तो आपसे कोई पूछे तो बताना कि जिह्वा मतलब जीभ। क्या होता है? जीभ। आपका जीभ है ना, टंग, ठीक है, वही आपका, ठीक है। तो जिह्वा के आधार पर, किसके आधार पे? जिह्वा के आधार पे हम स्वर वर्णों को पढ़ेंगे आधार पर। अब जिह्वा के आधार पे स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इनको अभी आइए हम पढ़ लेते हैं। तो जिह्वा के आधार पर जो स्वर वर्ण होते हैं, 3 प्रकार के स्वर वर्ण होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो मैं आपको बता दूं। पहला होता है अग्र स्वर। क्या होता है? पहला जो होता है उसका नाम है अग्र स्वर। दूसरा जो होता है उसका नाम है मध्य स्वर। क्या नाम है? तो उसका नाम है मध्य स्वर। और तीसरा जो होता है उसका नाम है पश्च स्वर। क्या नाम है? पश्च स्वर। तो मेरे भाई जीभ प्रयत्न के आधार पे या जिह्वा के आधार पे स्वर वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। किसे कहते हैं अग्र स्वर, किसे कहते हैं मध्य स्वर और किसे कहते हैं पश्च स्वर, आइए जान लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, टोटल 11 होते हैं स्वर वर्ण हिंदी में। आपको पहले ही मैंने डेमो क्लास में ही बता दिया था। परिभाषा क्या होता है अग्र स्वर का? तो वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में जीभ का केवल अगला हिस्सा, ये जो कोना वाला हिस्सा है ना, ये अगला हिस्सा अगर उठे उसे हम क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। और कौन कौन अग्रस्वर होते हैं ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। कौन कौन होते हैं? तो छोटी ई कौन होता है? छोटी ई होती है। इसके अलावा बड़ी ई भी होती है और ए के साथ साथ ए भी होता है। कौन होता है? ए के साथ साथ ए भी होता है, यानी कि छोटी ई ए बोल कर देखो ना, आपका जीभ का अगला हिस्सा उठेगा। क्या उठेगा? जीभ का अगला हिस्सा उठेगा, ई ए। तो ये क्या कहलाएंगे? आपके अग्रस्वर कहलाएंगे। मध्य स्वर क्या होते हैं? तो वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में आपके जीभ का मध्य माने बीच का हिस्सा उठे उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। और ये कौन होते हैं? बोल कर देखो तो बीच में कौन जिह्वा जा रही है? अ। जैसे आप अ का उच्चारण करोगे ना, बीच आपका जिह्वा जो है एकदम बीच में जाएगी। कहाँ जाएगी? अ। लग रहा है कि अंदर जा रही है, मध्य जा रही है। देखो बोल के अ। जिह्वा क्या हो रही है? अंदर जा रही है। यानी कि जो अ होता है आपका, केवल जो आपका अ होता है वो क्या होता है? आपका मध्य स्वर होता है। क्या होता है? अ जो होता है आपका क्या होता है? मध्य स्वर होता है। और इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम उदासीन स्वर भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, अ को हम उदासीन, एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, उदासीन स्वर भी कहते हैं। किसको? अ को, याद रखिएगा। और मात्र अ ही एक ऐसा स्वर वर्ण है जो क्या होता है? मध्य स्वर के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्या है आपका? पश्च स्वर है। परिभाषा क्या है? कि वे स्वर वर्ण जिसका उच्चारण करने में जीभ का सबसे पिछला हिस्सा उठता हो उन्हें हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। और देखो कौन कौन आ गया है, उसको छोड़ के बाकी सब क्या होंगे? पश्च स्वर होंगे। जैसे में आ आपका क्या होगा? तो आ जो आपका होगा क्या होगा? आ जो आपका होगा पश्च स्वर होगा। आ के बाद और क्या है आपके बचे हैं? ओ बचा है, ओ भी आपका क्या होगा? पश्च स्वर होगा। औ क्या होगा? औ भी आपका पश्च स्वर होगा। क्या होगा? तो आपका ओ औ भी क्या होंगे? पश्च स्वर होंगे, ठीक है। छोटा ऊ बड़ा ऊ बचा भी है क्या? एकदम बचा है।
छोटा ऊ के साथ साथ बड़ा ऊ भी जो होगा क्या होगा आपका पश्च स्वर हो, यानी कि पश्च स्वरों की संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। मध्य स्वर मात्र हमारा 1 होता है, जबकि अग्र स्वर हमारा 4 होता है। 4 1 5 और 5 5 कितने हो गए? 10 हो गए। री जो होता है, री का प्रयोग संस्कृत में होता है, ठीक है, इसलिए टोटल यहाँ पे कितने हैं आपके 10 ही स्वर वर्ण हैं। तो हमने इन स्वर वर्णों को जिह्वा प्रयत्न माने जिह्वा के प्रयत्न के आधार पर भी हमने इसको बांट करके पढ़ा दिया, आप समझ सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे स्वर वर्ण। बाकी आप बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है, कहाँ आपको दिक्कतें आई, ठीक है, कहाँ आपको समस्याएं आई। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा और बता देना चाहता हूँ, ध्यान समझिएगा। एक होता है नया पेज ले रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान समझिएगा। हम आपसे बोलें कि ये क्या है, आप बताएंगे क। मैं आपसे बोलूँगा इसका आप क्या करिए, खंडन करिए, तो इसको आप तोड़ोगे तो आधा क मिलेगा और क्या मिलेगा, ये आपका अ मिलेगा। क्या मिलेगा? अ मिलेगा। मेरे भाई जो क है यानी कि स्वर क्या है, रहित है, इसमें स्वर नहीं जुड़ा है, स्वर इसमें नहीं जुड़ा है। किस में नहीं जुड़ा है? तो मेरे भाई अ में स्वर जो है क्या है, नहीं जुड़ा है। किस में नहीं जुड़ा है? अ में आपका स्वर जो है नहीं जुड़ा है। आपसे मैं बोलूं कि बताइए, आपसे मैं बोलूं कि आप बता दीजिए कि जो अ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यानी कि जो स्वर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं अच। क्या कहते हैं? उन्हें हम अच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वरों को हम अच कहते हैं। जैसे में देखो, जैसे ही व्यंजन क ख क्या आपका व्यंजन है, आप बचपन से पढ़ते आए हैं, जैसे ही व्यंजन के नीचे क्या लग गया, हलंत लग गया, इसका मतलब ये स्वर रहित हो गया, इसमें स्वर क्या है, हट गया है। और जैसे ही स्वर रहित हो जाए तो हम इसको क्या कहेंगे? तो हम इसको कहेंगे क्या चीज़, हल। क्या कहेंगे? इसे हम हल कहेंगे। क्या कहेंगे? हल कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम हल कहेंगे। किस में कहेंगे? तो कहेंगे लेकिन किस में? संस्कृत में। किस में कहेंगे? संस्कृत में। यानी कि जिस व्यंजन वर्ण में स्वर नहीं होता है उन व्यंजन वर्णों को हम हल कहते हैं, वो भी किस में? संस्कृत में। और इसमें इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे अच। क्या कहेंगे? अच कहेंगे। यानी कि स्वर वर्णों को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? अच कहते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या कहते हैं? अच कहते हैं। यानी कि व्यंजन वर्णों को हम संस्कृत में हल कहते हैं, जबकि स्वर वर्णों को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? अच कहते हैं। ये हमने 1 लाख की आपको बात बताई, याद रखिएगा। कोई आपसे पूछे कि हिंदी में टोटल स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो आप बताना कि हिंदी में जो स्वर वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। क्या होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं टोटल। एक चीज़ आपसे और पूछेगा, क्या पूछेगा कि जो री स्वर वर्ण है, कौन है? जो आपका री वर्ण है, इसका प्रयोग मुख्यतः कहाँ होता है? तो री का जो प्रयोग होता है मुख्यतः संस्कृत में ही होता है। क्या होता है? री का जो प्रयोग होता है, प्रयोग कहाँ होता है? तो मेरे भाई संस्कृत में होता है। तो अगर आप हम री को छोड़ दें री को हम छोड़ दें, संस्कृत में होता है, री को हम छोड़ दें तो कितने स्वर वर्ण बचे? तो री को छोड़ दे तो हम कितने बचे? 10 ही बचे। क्या बचे? 10 ही बचे। याद रखिएगा, ठीक है। री को हम छोड़े तो स्वर वर्ण कितने बचे? तो री को छोड़ने के बाद स्वर वर्ण हमारे 10 ही बचते हैं। कितने बचते हैं? 10 बचते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका हम जो है क्या, उसका जो है हम जो है उसका जो है हल देने का प्रयास करेंगे। तो बाकी आप बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसा रहा हमारा, ठीक है, पढ़ाने का तरीका, कहाँ इसमें आपको दिक्कतें आई, कहाँ समझ में नहीं आई, हम कमेंट के माध्यम से इस बातों को दूर करने का प्रयास करेंगे। 2-3 बात एक और बता दें, ठीक है, याद आया, जानना जरूरी है, ठीक है। आपसे मैं पूछूं, आप देखे होंगे आपको एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, ठीक है। इस रेखा को हम कहते हैं खड़ी पाई। क्या कहते हैं? खड़ी पाई। किसी भी वर्ण का आप ले लो, उसका नाम हम क्या रखेंगे? खड़ी पाई, ठीक है। जैसे में कि मान लो कि च ही है, तो च में जो ऐसे रेखा है, इसमें इस रेखा का नाम क्या है?
तो इस रेखा का नाम है खड़ी पाई। क्या नाम है? खड़ी पाई, याद रखिएगा। और ये जो रेखा है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सीरो रेखा। नाम क्या है इसका? सीरो रेखा। एक एक को ध्यान से समझिएगा। इस रेखा का नाम क्या है? सीरो रेखा, ठीक है। जिसे आप क्या कहते हैं? क से कबूतर, ठीक है ना। उसका टोपी आप पहनाते हैं ना जी, कैप लगाते हैं, वो क्या है आपका? सीरो रेखा। तो जो खड़ी पाई है आप देख ही रहे हैं, उसके जो ऊपर कैप लगा है उसको हम क्या कहते हैं? सीरो रेखा कहते हैं। बहुत सारा अंतर है। अगर मान लो ये सीरो रेखा के आगे ये क्या लग गया? बिंदी लग गया, तो इसे हम क्या कहते हैं? नुक्ता। क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं, याद रखें। जैसे में देखिए ख, और देखना ख जब लगा होगा ना, तो यहाँ पे क्या लगा होगा? बिंदी लगा होगा। ज क्या लगा होगा? ज, तो यहाँ पे क्या लगा होगा? बिंदी लगा। तो आप देखिए ना, ये तो आपका खड़ी पाई हो गया, सॉरी ये खड़ी पाई हो गया, ये आपका क्या हो गया? ये आपका सीरो रेखा हो गया। इस बिंदी का नाम क्या है? तो इस बिंदी का नाम है नुक्ता। कभी कभी क्या होता है कि इसके पीछे भी क्या होती है? कि बिंदी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसका नाम है मेरे भाई ताड़न जात। क्या नाम है? ताड़न जात। क्या नाम है? ताड़न जात। ध्यान से समझिएगा हम कहना क्या चाहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। हमने 4-5 बिंदुओं का जिक्र किया। ताड़न जात, ये क्या है आपके? ताड़न जात हैं। क्या है? तो खड़ी पाई के दाहिने लगने वाले बिंदु को ताड़न जात कहते हैं। जैसे में अंग का नाम सुने होंगे ना आप, तो यहाँ पे क्या लगता है? बिंदी लगा, यानी कि जो अंग का जो बिंदी है इसे हम ताड़न जात कहते हैं। जीरो में आपका जीरो में आपका क्या लगा होगा? तो जीरो में आपका ये बिंदी लगा, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे नुक्ता। क्या कहेंगे? इसे हम नुक्ता कहेंगे, ठीक है। और इसमें ये आपका क्या है? मैंने फ लिख दिया। इसमें ये सीधी लाइन क्या है? इस सीधी लाइन का नाम क्या है? खड़ी पाई। क्या नाम है? इस सीधी लाइन का नाम है खड़ी पाई। और ये जो बड़ी लाइन इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सीरो रेखा। क्या नाम है? सीरो रेखा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने 2-4 चिन्हों का भी क्या किया? इसमें जिक्र किया। आगे आप बताएंगे आपको कहाँ दिक्कत आई, कहाँ समस्या आई। स्वर वर्ड से संबंधित हम आपको 10 से 20 क्वेश्चन कराएंगे अगले वीडियो में, ठीक है, जो MCQ टाइप का होगा। तो आप उसको देखना ना भूलिएगा, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद।